हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। पिनाकल ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बेसिक रिलेशंस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रिलेशंस। अगर बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आज का लेक्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है वो आज के लेक्चर से ही पूछेगा। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर मिस नहीं करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर बातों को, छोटी बड़ी बातों को समझते हुए पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग, जैसा कि आपको बताया कि स्पेशल रिलेशन पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रिलेशन, और स्पेशल रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे 4 प्रकार का रिलेशन, है ना। तो पहला रिलेशन है इसमें आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और चौथा है इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब जाके वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? इक्विवेलेंस बन जाता है। ठीक है ना? तो चलिए 1 बाय 1 करके, एक एक करके पढ़ते हैं। सभी को जानते हैं, ध्यान से पढ़ना है, हर बात पर ध्यान देना है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, है ना। क्योंकि आज का लेक्चर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला जो रिलेशन है स्पेशल रिलेशन का, जो पहला रिलेशन है वो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना? तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है आपको? अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, एक ऐसा रिलेशन जो सेट ए पर है, इसे इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी बोलेंगे if each element of set A must be related in the relation R। क्लियर हुआ? कह रहा है कि R को सेट A पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम तभी बोलेंगे जब सेट A का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा उस रिलेशन में। मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनका सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर। सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए, है ना। तो सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर सारे के सारे उस रिलेशन में होने चाहिए। जैसे ये मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए, और उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है? अब आपका इस सेट पर डिफाइंड एक रिलेशन को हम देखें, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर, 1 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? 1 1। फिर 2 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? 2 2। और 3 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? 3 3। तो उस रिलेशन में ये सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, है ना। इसके अलावा जो डिफरेंट एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर हैं वो रिलेशन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होने चाहिए। अगर एक भी सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर मिस कर गया, नहीं है, तो उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। ठीक है? मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में अगर है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, है ना। इसके अलावा डिफरेंट एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कंडीशन किस पर है बच्चा? कंडीशन है सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर पे, है ना। मतलब जितने भी एलिमेंट है सेट ए में, उन सभी एलिमेंट्स का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में है तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसे एग्जाम्पल से एक्सप्लोर करते हैं। डेफिनेशन तो क्लियर ही हो गया, है ना। देखो, हमारे पास एक सेट है ए, और ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3।
ठीक है, अब इस पर हमने कुछ रिलेशंस लिए हैं। R1 एक रिलेशन है जिसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता था, किसी भी सेट पर डिफाइंड रिलेशन को आइडेंटिटी कब बोलते थे, जब उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेट करे, सिर्फ खुद ही से रिलेट करे, बाकी किसी से नहीं करे। तो आप यहां पर R1 जो रिलेशन देख रहे हैं ये आइडेंटिटी रिलेशन है। आप देखेंगे इसमें सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3, और 1 सिर्फ 1 से करता है रिलेट, 2 भी सिर्फ 2 से रिलेट करता है, और 3 भी सिर्फ 3 से करता है। मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ खुद ही से रिलेट कर रहा है। तो पहला जो रिलेशन है वो है आपका आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ना। तो रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या कहता है बच्चा, कि किसी रिलेशन R को सेट A पर रिफ्लेक्सिव हम तभी बोलेंगे जब उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट जो है खुद से बनाए हुए ऑर्डर पेयर कंटेन करता हो। बात समझ में आया। अगर वो रिलेशन उस सेट पर सेट के सभी एलिमेंट का, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का जो सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है वो कंटेन करता, क्लियर है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है इसमें 1 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है ना ये वाला, उसी तरह से 2 का भी सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है और 3 का भी सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है ना। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं प्रत्येक का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में मौजूद है। तो ये जो रिलेशन है R1 ये आइडेंटिटी तो है ही, साथ के साथ रिफ्लेक्सिव भी हो गया, है ना। चलो अगले रिलेशन को देखते हैं R2 को। तो R2 में क्या चेक करना है बच्चा, हमारे पास जो सेट है उसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3। इसका मतलब 1, 2 और 3 तीनों के सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है कि नहीं है, सिर्फ यही चेक करना है। तो देखिए 1 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है, उसी तरह 2 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है और 3 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है। तो हमने क्या देखा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर R2 में है ना। इसके अलावा हमने क्या कहा था अभी कि डिफरेंट एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर रिलेशन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हमें सिर्फ चेक करना है कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए में उन सभी के प्रत्येक एलिमेंट का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है कि नहीं है। तो यहां पर R2 में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सेट ए में 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, इन तीनों का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है। तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चा। आई बात समझ में। और ये तो आपका था ही पहला वाला, है ना, ये आइडेंटिटी रिलेशन था, साथ के साथ रिफ्लेक्सिव भी है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा जो है रिफ्लेक्सिव होता है। अब जरा इसको देखते हैं। ये देखिए R3 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, A क्रॉस A। A क्रॉस A के बारे में हमने बताया था कि अगर कोई सेट A है तो A क्रॉस A क्या होगा, सेट A पर डिफाइंड सभी रिलेशन के लिए यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो यहां पर R3 जो है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। R3 कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। और इसको चेक करना है कि यूनिवर्सल रिलेशन जो है आपका रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो हमें क्या चेक करना है, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उन सभी का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए जरा 1 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है, 2 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है, 3 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब 3 एलिमेंट है सेट ए में 1, 2, 3 और तीनों का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर इस यूनिवर्सल रिलेशन में भी है, मतलब R3 में भी है। इसका मतलब कि ये जो R3 है, मतलब जो यूनिवर्सल रिलेशन है सेट ए पर, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है, कितना आसान है ना, बिल्कुल। चलो अब हम लोग देखते हैं R4 को। R4 क्या है, R4 इज इक्वल टू 5 है। और ऐसा हमने बताया था कि जब हम रिलेशन को 5 से डिनोट करें तो उस रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन
या एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन बोलते हैं, है ना। तो यहां पर जो R4 है वो आपका एम्प्टी रिलेशन है और ये बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। मतलब जो एम्प्टी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं बल्कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। अब अगला जो है रिलेशन आपका R5, इसमें देखिए इसको चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो हमें क्या देखना है, 1 का, 2 का और 3 का, तीनों का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं। तो देखिए 1 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है 1 1, इसमें 2 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, 3 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है, यहां पर 3 एलिमेंट है, तीनों में से सिर्फ 1 का और 3 का, 2 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है लेकिन 2 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो इस केस में ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं होगा, अगर एक भी सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर मिस कर गया, जितने एलिमेंट हैं सेट ए में उसमें से किसी भी एक भी एलिमेंट का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में मिस कर गया तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और रिलेशन है आपका और ये है रिलेशन आपका R6, है ना। तो आप इसको देख लीजिए। R6 में फिर से हम चेक करेंगे 1 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है, नहीं है। इसमें कौन सा मिसिंग था बच्चा, R5 में, यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R5। R5 में 2 2 नहीं है इसलिए R5 रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब R6 में हम लोग को क्या चेक करना है, 1 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है, नहीं है। 1 1 जो है रिलेशन में R6 में नहीं है। फिर क्या नहीं है, 1 1 R6 में नहीं है। 2 का देखते हैं, 2 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर, तो 2 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है। उसके बाद 3 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर, 3 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं है। तो यहां पर 3 3 भी रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R6 है इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात क्लियर हो गया। इसका मतलब कि R5 और R6 क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किसी सेट पर डिफाइंड रिलेशन R को हम लोग रिफ्लेक्सिव तभी बोलेंगे जब उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए, है ना। डिफरेंट एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर प्रत्येक एलिमेंट का उस रिलेशन में होना चाहिए, ये मस्ट है। और इसी को हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रिफ्लेक्सिव पे ही एक एग्जांपल है। देखिए मान लिया कि हमारे पास एक रिलेशन R है और ये सेट A पर है और सेट A में 3 एलिमेंट है। सेट A में 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये डिफाइंड कैसे है, इज डिफाइंड एज R इज इक्वल टू ए बी ऑर्डर पेयर है such that A is less than equal to B where A and B belongs to set A। ठीक है, एक सेट है अपने पास जिसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, और इस सेट पर एक रिलेशन R है। वो डिफाइंड है इस प्रकार से कि इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर पेयर हम लेंगे उसमें यहां पर ए बी ऑर्डर पेयर है, तो जो भी ऑर्डर पेयर हम लेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा और बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग रिलेशन लिखेंगे, है ना। तो यहां पर जो गिवन है आपके पास बच्चा, यहां जो गिवन है एक सेट है अपने पास और वो है आपका 1 2 3 और 4, इसमें 4 एलिमेंट है।
और रिलेशन का जो कंडीशन दिया हुआ है, ये जो अपने पास रिलेशन है ना, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B वेयर A एंड B बिलोंग्स टू सेट A, इस कंडीशन से हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, इस सेट का बारी बारी से एक एक एलिमेंट उठाएंगे और फिर सभी के साथ कंपेयर करेंगे। जहां भी इस कंडीशन को फुलफिल करता है उस ऑर्डर पेयर को इसमें लिखेंगे। तो देखिए 1 को 1 से कंपेयर कीजिए, क्या 1 से छोटा और बराबर है? यस। 1 को हम लिख सकते हैं 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1 1 होगा इसमें, है ना। 1 इज, ऐसे समझिए, देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे ना कि जो इनइक्वलिटी है वो है लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब है या तो 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। इस दोनों में से कोई भी एक बात अगर यहां पर सही हो जाता है तो इस पूरे इनइक्वलिटी को हम लोग सही मानते हैं, है ना। तो हम 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 में हम क्या देख रहे हैं कि 1 के बराबर है, छोटा तो नहीं है लेकिन 1 के बराबर है, इसका मतलब 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 सही है। तो 1 1 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होगा। अब 1 को 2 से कंपेयर कीजिए तो डेफिनेटली 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 है ना, तो 1 2 भी होगा। इसी प्रकार से 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 भी है तो 1 3 भी होगा, है ना। उसके बाद 1 को 4 से कंपेयर करेंगे तो 1 4 से क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 तो 1 4 भी होगा, है ना। तो 1 का काम खत्म हो गया, 1 को हमने सारे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर लिया। अब हम लोग यहां पर 1 तो हो गया, अब 2 को उठाएंगे और 2 को हम सभी चारों एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। तो 2 को 1 के साथ कीजिए, 2 जो है 1 से ना छोटा है ना बराबर है, तो 2 का संबंध 1 के साथ नहीं होगा। 2 कीजिए, 2 को 2 से कीजिए तो 2 क्या है, 2 के बराबर है, छोटा नहीं है, फिर भी सही हो गया, है ना। तो 2 2 होगा, इसमें 2 2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 सही है। 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 भी हो जाएगा क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, सही है। 2 को 4 से करेंगे तो भी सही हो जाएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 सही है ना, तो 2 4 भी होगा इस रिलेशन में। चलिए 2 का काम खत्म। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 के लिए चेक करते हैं। तो 3 को कंपेयर कीजिए, 3 1 से छोटा नहीं है ना बराबर है, तो 3 1 नहीं होगा। इसी तरह से 3 2 से ना छोटा है ना बराबर है, तो 3 2 भी नहीं होगा। लेकिन 3 3 से छोटा नहीं है लेकिन बराबर है, तो 3 3 होगा, है ना, तो 3 3 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 से छोटा है, हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का भी काम खत्म। अब 4 को उठा के देखिए, तो देखिए यहां पर 4 ना 1 से छोटा है ना 1 के बराबर है। इसी प्रकार से 4 ना 2 से छोटा है ना 2 के बराबर है। इसी प्रकार से 4 ना 3 से छोटा है ना 3 के बराबर है। क्या है, 4 को हम 4 के बराबर बोल सकते हैं, 4 से छोटा तो नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 4 4, है ना। 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये सही स्टेटमेंट है, तो हम इस रिलेशन में 4 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था और जो रिलेशन का कंडीशन था सेट ए पर, उसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब इस रिलेशन आर को हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो क्या चेक करेंगे, सेट ए में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, चारों का सेल्फ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होना चाहिए। तो देखते हैं, 1 का सेल्फ ऑर्डर पेयर है, 2 का सेल्फ ऑर्डर पेयर है, 3 का सेल्फ ऑर्डर पेयर है,
4 का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर है। मतलब सेट ए में ये जो 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, इन सभी एलिमेंट का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन आर में है। तो इसका मतलब ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ गए? इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो हमने क्या कहा कि डिफरेंट एलिमेंट वाले ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हो ही सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कंडीशन किस पे है? कंडीशन है जितने भी एलिमेंट सेट ए में है उन सभी एलिमेंट का सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए। तो बच्चों अच्छी तरह से रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे है बच्चा स्पेशल रिलेशंस का दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। अब सिमेट्रिक रिलेशन आपसे क्या कहता है बच्चा? देखिए, ये कहता है अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सेट ए पर रिलेशन आर को सिमेट्रिक हम तभी बोलेंगे जब इफ रिवर्स ऑफ each ordered pair must be present in the relation R। जब रिलेशन R में प्रत्येक ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी मौजूद हो, है ना। डेफिनेशन क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझिए, सेट ए पर डिफाइंड रिलेशन R को सिमेट्रिक हम तभी बोलेंगे जब इस रिलेशन R के प्रत्येक ऑर्डर पेयर का रिवर्स भी इसी रिलेशन आर में मौजूद हो। क्लियर? एक बार फिर से समझ लो ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये रिलेशन क्या कहता है कि सेट ए पर डिफाइंड रिलेशन आर को सिमेट्रिक हम तभी बोलेंगे जब इस रिलेशन आर के प्रत्येक ऑर्डर पेयर का रिवर्स ऑर्डर पेयर भी इसी रिलेशन आर में मौजूद हो। दैट इज, हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी रिलेशन में है तो इसका रिवर्स ऑर्डर पेयर बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए, वेयर ए बी सेट ए में बिलोंग करता है। बात समझ में आया? तो अगर कोई ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर है ना? चलिए, डेफिनेशन क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस पर एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे पास एक सेट है बच्चा ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, वही छोटा सा सेट है ना। और इसको हम बार बार एग्जाम्पल में यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 3 1 2 3। अब इस पर 5 रिलेशन यहां पर डिफाइंड है। अब पांचों को हम बारी बारी से चेक करेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना। इसी आधार पर हम पांचों को चेक करेंगे। तो देखिए, पहला रिलेशन R1 जो है ये सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन भी है, और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में आप जानते हो। इसको हम चेक करते हैं। तो देखो, पहला ऑर्डर पेयर क्या है इस रिलेशन में? 1 1, और 1 1 का रिवर्स खुद ही होता है 1 1, तो 1 1 का रिवर्स मौजूद है। इसी प्रकार से दूसरा ऑर्डर पेयर है 2 2, और 2 2 का रिवर्स भी मौजूद है ना। 2 2 का रिवर्स 2 2 ही होता है। इसी प्रकार से तीसरा ऑर्डर पेयर है 3 3, और 3 3 का रिवर्स 3 3 ही होता है। मतलब इसमें जितने ऑर्डर पेयर हैं सभी का रिवर्स भी इस रिलेशन में मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है इस सेट ए पर, मतलब जो रिलेशन R1 है वो सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आ गई? सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है? प्रत्येक ऑर्डर पेयर का रिवर्स ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में मौजूद हो। चलिए, अगला हम लोग दूसरा रिलेशन R2 को देखते हैं। तो देखिए, 1 1 का रिवर्स खुद ही होता है, 1 2 का रिवर्स 2 1 होगा, 1 3 का रिवर्स 3 1 होगा, 2 1 का रिवर्स 1 2 होगा, 2 3 का रिवर्स 3 2 होगा, 3 1 का रिवर्स 1 3 होगा, और
और 3 2 का रिवर्स 2 3 होगा। तो इस रिलेशन R2 में भी हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में हैं सबका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन में है। तो R2 भी क्या होगा बच्चा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो R2 भी सिमेट्रिक हो गया। क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं। यहां पर देखिए R3 को लिखा हुआ है A क्रॉस A, मतलब क्या हुआ कि R3 जो है सेट A पर डिफाइंड सभी रिलेशन के लिए यूनिवर्सल रिलेशन है। तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है आपका R3। इसको चेक कर लेते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। तो देखिए 1 1 का रिवर्स खुद ही होता है, 1 2 का रिवर्स 2 1 है, 1 3 का रिवर्स 3 1 है, 2 1 का रिवर्स 1 2 है, 2 2 का रिवर्स खुद ही होता है, 2 3 का रिवर्स 3 2 है, और 3 1 का रिवर्स 1 3 है, 3 2 का रिवर्स 2 3 है, और 3 3 का रिवर्स खुद ही होता है। तो आपने क्या देखा कि इस रिलेशन R3 जो कि यूनिवर्सल भी है सेट A पर, इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इन सभी का रिवर्स ऑर्डर पेयर भी इस रिलेशन में मौजूद है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है आपका R3 मतलब यूनिवर्सल रिलेशन सेट A पर, ये भी आपका सिमेट्रिक होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिलेशन है आपका R4 जो कि फाई है, और फाई से डिनोट हम उस रिलेशन को करते हैं जो एम्प्टी होता है ना। तो ये R4 कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, और बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक होता है। जो एम्प्टी रिलेशन होता है ना वो सब होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और ट्रांजिटिव भी होता है ना। R5 को चेक कीजिए, R5 में 1 1 का रिवर्स खुद ही होता है, 1 3 का रिवर्स 3 1 इसमें मौजूद नहीं है ना। 2 1 देखिए 2 1 का रिवर्स 1 2 इसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह 2 3 का रिवर्स 3 2 ये भी मौजूद नहीं है। 3 3 का रिवर्स 3 3 ही होता है। तो हमने क्या देखा कि R5 में कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे हैं 1 3 2 1 और 2 3 जिसका रिवर्स ऑर्डर पेयर नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए कि किसी भी रिलेशन में किसी एक भी ऑर्डर पेयर का रिवर्स अगर नहीं है तो उसे हम सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है ना। चलिए तो ये एग्जांपल क्लियर हो गया, और इस एग्जाम्पल से आपको पता चल गया, क्या पता चला कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है, जो यूनिवर्सल होता है वो भी सिमेट्रिक होता है, जो एम्प्टी रिलेशन है वो भी सिमेट्रिक होता है ना। और साथ के साथ कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ऐसा रिलेशन जिसके प्रत्येक ऑर्डर पेयर का रिवर्स ऑर्डर पेयर भी उसमें मौजूद हो, तो वो भी रिलेशन सिमेट्रिक होता है। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है एक और एग्जाम्पल है सिमेट्रिक रिलेशन पे, इसको हम लोग जरा देखते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए अपने पास गिवन क्या है बच्चा, एक रिलेशन है R और ये सेट A पर डिफाइंड है। सेट A में 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और ये इस प्रकार से डिफाइंड है। किस प्रकार से डिफाइंड है कि R इज इक्वल टू ए बी हो गया ऑर्डर पेयर, ए हो गया फर्स्ट एलिमेंट, बी हो गया सेकंड एलिमेंट, और इस प्रकार से डिफाइंड है सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू इवन। ये कंडीशन दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू इवन, मतलब वही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होंगे जिसके एलिमेंट्स का सम क्या होगा, इवन होगा। और ये एलिमेंट्स कहां से आएंगे बच्चा, इसी सेट ए से आएंगे। तो ये कह रहा है कि सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, है ना। तो हमारे पास गिवन जो सेट है वो है आपका ए, और ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, 5 एलिमेंट है। अब
इस सेट पर इस डिफाइंड रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इसी में से ए और बी दोनों उठाना है और इस प्रकार से उठाना है कि इन दोनों का सम इवन हो जाए। तो एक एलिमेंट को उठाइए पहले 1 को और इस सबके साथ कंपेयर कीजिए। 1 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 2 होगा और 2 इवन होता है तो 1 1 क्या होगा इसमें, इस रिलेशन में होगा। 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 3 आएगा जो इवन नहीं है, तो 1 का संबंध 2 के साथ नहीं होगा। 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 4 आएगा जो कि इवन है, तो 1 का संबंध 3 के साथ हो जाएगा, तो 1 3 आ जाएगा इस रिलेशन में। इसके बाद 1 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 5 आएगा जो कि इवन नहीं है, तो 1 4 रिलेटेड नहीं है, नहीं होंगे। 1 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 1 5 मिलकर 6 हो जाएगा और 6 इवन है तो 1 के संबंध 5 के साथ होंगे। ठीक है, तो 1 के साथ जो इस कंडीशन के को फुलफिल करता है 3 ऑर्डर पेयर होगा 1 1 1 3 और 1 5। क्लियर है। अब हम इसमें दूसरा एलिमेंट उठाते हैं, इसको भी इन पांचों के साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो 2 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा जो कि ऑड है। 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 2 आ जाएगा ना। 2 को 3 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ये भी ऑड है। 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 2 4 के साथ रिलेट कर जाएगा। 2 को 5 में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा जो कि ऑड है, तो 2 5 रिलेट नहीं करेगा, तो 2 का काम भी खत्म। अब 3 को चेक करते हैं, तो 3 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 3 1 हो जाएगा, 3 1 4 होता है, इवन हो गया। 3 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 5 हो गया जो कि इवन नहीं है, तो 3 2 के साथ संबंध नहीं रखेगा। 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 3 6 होता है जो कि इवन है होगा। 3 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, है ना, जो कि ऑड है, नहीं होगा। 3 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा जो कि इवन है, तो 3 5 भी होगा इसमें। क्लियर। अब हमारे पास रह गया 2 एलिमेंट और 4 और 5। तो पहले 4 को देखते हैं। 4 1 5 ऑड है, नहीं लेंगे। 4 2 6 इवन है, ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 चलेगा। 4 3 7 हो जाएगा जो कि ऑड है, तो नहीं लेंगे 4 3 को। 4 4 8 हो जाएगा, इवन है तो ले लेंगे 4 4 को। ठीक है, फिर 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा जो कि इवन नहीं है ना, तो 4 5 के साथ रिलेट नहीं करेगा। अब हम 5 को देखते हैं, तो देखिए 5 को 1 के साथ जोड़ेंगे 6 होगा, इवन है तो 5 1 हो जाएगा इस रिलेशन में। 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इवन नहीं है तो नहीं लेंगे। 5 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 5 3 के साथ रिलेट कर जाएगा, तो 5 3 होगा। और 5 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 इवन नहीं है, लेकिन 5 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 जो कि इवन है, तो अगला ऑर्डर पेयर 5 5 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका रिलेशन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हो गया, है ना। अब हमें क्या चेक करना है बच्चा, इस रिलेशन को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिमेट्रिक को चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में है उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी इसमें मौजूद होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। तो देखिए 1 1 का रिवर्स खुद ही होता है, 1 1 का रिवर्स खुद ही होता है। ठीक है, 1 3 का रिवर्स क्या होगा, 1 3 का रिवर्स 3 1 होगा, तो 1 3 यहां पर है और 3 1 यहां पर है, 1 3 का रिवर्स मौजूद है। 1 5 का रिवर्स 5 1 होगा और ये यहां पे मौजूद है ना। 2 2 का रिवर्स खुद ही होता है। 2 4 का रिवर्स 4 2 होगा, तो 2 4 का रिवर्स 2 4 का रिवर्स 4 2 हो गया, यहां पर है। उसके बाद 3 1 का रिवर्स यहां देखिए 1 3 है, फिर 3 3 का रिवर्स खुद ही होता है। 3 5 का रिवर्स देखिए 3 5 का रिवर्स 5 3 यहां पर है ना। 4 2 का रिवर्स 2 4 होगा जो कि यहां पर है ना।
उसके बाद 4 4 का रिवर्स खुद ही होता है, 5 1 का रिवर्स 1 5 यहां पर है ना, 5 3 का रिवर्स 3 5 यहां पे है ना, और 5 5 का रिवर्स खुद ही होता है। तो हमने क्या देखा कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं इस रिलेशन में, उन सभी का रिवर्स ऑर्डर पेयर भी इसी रिलेशन में है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना। अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव। सेट ए पर रिलेशन आर को ट्रांजिटिव हम तभी बोलेंगे जब ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी रिलेशन में हो तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना। कब बोलेंगे, सेट ए पर डिफाइंड रिलेशन आर को ट्रांजिटिव हम तभी बोलते हैं जब ए बी और बी सी रिलेशन में हो तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना। इस पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। देखो ये पैटर्न कहता है आपका कि ए बी एंड बी सी ये रिलेशन में हैं, इसे चेक करना है। ए बी बी सी रिलेशन में है तो ए सी होगा, अगर ए बी बी सी रिलेशन में नहीं है तो ए सी हमें चेक ही नहीं करना है ना। और ए बी बी सी को कैसे हम उठाएंगे रिलेशन से, तो ध्यान दीजिए, पहला ऑर्डर पेयर कोई भी उठा सकते हैं, पहला ऑर्डर पेयर कोई भी उठा सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरा उठाने से पहले क्या चेक करना है कि जो ऑर्डर पेयर आप उठाए हैं उसका सेकंड एलिमेंट जो है उसी एलिमेंट से दूसरा ऑर्डर पेयर शुरू होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान देना है। बात समझ में आया? ए बी और बी सी को रिलेशन में से इस प्रकार से चूज करना है कि पहले वाले ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो दूसरे वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो। बात समझ में आई? और इसमें से पहला ऑर्डर पेयर आप किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑर्डर पेयर उठाने के लिए आपको चेक क्या करना है कि जो आप उठाए हैं पहला उसका सेकंड एलिमेंट, जो आप आगे दूसरा उठाने वाले हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी आप ए बी और बी सी को उठाएंगे। इसका मतलब इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे मान लो कि किसी रिलेशन में से 1 3 हमने उठाया, अगर 1 3 उठाया तो आप क्या देख रहे हैं कि इस ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 3, तो दूसरा जो ऑर्डर पेयर उठाएंगे हम ना उसमें 3 से शुरू होगा, मतलब उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 3 होना चाहिए। तो 1 3 के साथ क्या क्या होगा, 1 3 के साथ 3 2 ले सकते हैं, 1 3 के साथ हम 3 1 ले सकते हैं, 1 3 के साथ हम लोग 3 3 ले सकते हैं। इन सब में आप क्या देख रहे हो कि पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है। इसी प्रकार से दूसरे वाले सेट में आप देखिए पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे का फर्स्ट के बराबर है। इसी प्रकार से तीसरे सेट में देखिए पहले का सेकंड एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट के बराबर है ना। मतलब पहला ऑर्डर पेयर तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर उठा सकते हो रिलेशन से, है ना, लेकिन दूसरे ऑर्डर पेयर को उठाने में आपको सावधानी बरतनी है। और क्या सावधानी बरतनी है, पहला ऑर्डर पेयर आपने जो भी उठाया हो उसका सेकंड एलिमेंट को आप देखेंगे, है ना। तो पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, है ना, वो दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, है ना। मतलब ए बी और बी सी में ए बी का सेकंड एलिमेंट बी और बी सी का फर्स्ट एलिमेंट बी, ये दोनों सेम होना चाहिए, समझे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी रिलेशन से ए बी और बी सी उठाएंगे और ए बी बी सी उठा लेंगे, तब हमें चेक करना है कि ए सी है कि नहीं। तो जो सेम एलिमेंट वाला एलिमेंट है ना उसको हम
कैंसिल मान लेते हैं, है ना, कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 1 3 और 3 2, है ना, तो ये सेम एलिमेंट है, तो इसको हम कैंसिल समझ लेते हैं और उसके बाद जो बचता है उसका ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो क्या बचा, यहां बचा आपका 1 और इधर बचा 2, तो 1 2 को फिर चेक करेंगे, 1 2 को चेक करेंगे, इसको, ये जो सेम एलिमेंट था पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, है ना, इनको कैंसिल समझ के जो बच गया एलिमेंट उनका एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे जो AC है, जैसे यहां देख सकते हैं, जैसे यहां देख सकते हैं B को अगर हम कैंसिल समझ लें तो हमारे पास क्या बचता है, AC बचता है, तो AC को हम चेक करेंगे कि रिलेशन में है कि नहीं है ना, अगर AB और BC रिलेशन में है तो AC, सॉरी यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया बच्चा, AC, क्या AC, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि AB BC रिलेशन में है तो AC रिलेशन में है कि नहीं, अगर AB BC है लेकिन AC रिलेशन में नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा एक बात समझना है कि अगर AB है और BC नहीं है, AB है और BC नहीं है तो हम ट्रांजिटिव को चेक ही नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। बात मेरी समझो, अगर मान लो कि एक ही ऑर्डर पेयर है, आपको चेक करने के लिए क्या करना है, 2 ऑर्डर पेयर उठाना है रिलेशन से, AB और BC के फॉर्म में। अगर मान लीजिए कि AB और BC के फॉर्म में ऑर्डर पेयर नहीं है रिलेशन में, है ना, सिर्फ AB है या सिर्फ BC है, तो हम रिलेशन को ट्रांजिटिव के लिए चेक ही नहीं करेंगे, है ना, बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चा आगे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आगे एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है A, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और R जो है इस सेट पर डिफाइंड रिलेशन है ना, R बी द रिलेशन ऑन सेट A, और ये जो डिफाइंड है, डिफाइंड एज यहां पर दिया हुआ है R का वैल्यू, R में 3 ऑर्डर पेयर है 1 2 2 1 और 1 1, है ना, और इसको कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये हम चेक कर लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, हमारे पास जो गिवन है बच्चा, देखो हमारे पास गिवन जो सेट है A, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, और जो अपने पास एक रिलेशन है R, इसमें भी 3 ही ऑर्डर पेयर है 1 2 2 1 और 1 1। यहां आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा किस प्रकार से AB और BC को हम सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो इसको हम जांच कर लेते हैं कि ये जो रिलेशन R है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो चलो पहला ही ऑर्डर पेयर उठाते हैं। तो यहां पर देखो 1 2 को हमने उठाया, है ना, तो अगला जो ऑर्डर पेयर होगा वो कैसा होगा, 2 से शुरू होगा। यहां पर आप देखेंगे कि जो सेकंड एलिमेंट है ना, पहले ऑर्डर पेयर का, उसी से दूसरा ऑर्डर पेयर शुरू होगा, मतलब दूसरे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये जो ऑर्डर पेयर है 1 2, इसका, इस ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 2 है, तो आप इसमें चेक कीजिए कि 2 से शुरू होने वाला कौन सा ऑर्डर पेयर है, तो 2 1 है, तो इसको उठाएंगे, ना कि 1 1 उठाएंगे, समझ गए ना। पहला ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसी से शुरू होने वाले ऑर्डर पेयर को उठाना है। तो सेकंड एलिमेंट यहां पे 2 है, तो 2 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर 2 1 है, तो हम उठाएंगे 2 1, ठीक है। अब क्या यहां पर आप देख रहे हो, क्या देखा कि जो पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है और जो दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है वो बराबर है, तो इसको हम कैंसिल समझ लेते हैं, और ये दोनों के दोनों रिलेशन में है ना, और इस सेम एलिमेंट को हम कैंसिल समझ लेते हैं। तो जो बच गया उसके बारे में सोचो, इधर बच गया 1, इधर बच गया 1, तो जो बचा वो ऑर्डर पेयर बना 1 1, और इसको चेक करना है इस रिलेशन में है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं 1 1 है ना, तो 1 1 रिलेशन में
है। तो ये जो ऑर्डर पेयर है 1 2 और 2 1, ये ट्रांजिटिविटी को फॉलो किया। बाकी हम देखते हैं पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, अब हम लोग 1 2 के साथ और कोई ऑर्डर पेयर नहीं सेलेक्ट कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा ऑर्डर पेयर 2 1 सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो देखिए दूसरा ऑर्डर पेयर ले लेते हैं 2 1। अब 2 1 के साथ कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा बच्चा, तो देखिए इस दूसरे ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है, सॉरी ये पहले ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 1, और तब हम क्या चेक करेंगे कि इस रिलेशन में 1 से शुरू होने वाला कौन कौन सा ऑर्डर पेयर है। तो आप देखेंगे कि इस रिलेशन में 1 से शुरू होने वाला 2 ऑर्डर पेयर है, 1 2 और 1 1। तो हम दोनों को चेक करते हैं 2 1 के साथ। तो 1 2 के साथ पहले 2 1 के साथ पहले 1 2 को चेक करते हैं। ठीक है, ये दोनों रिलेशन में है, पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट बराबर है। इसको हम कैंसिल समझ के क्या करेंगे, जो बच गया उसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो बचा 2 2। इस 2 2 को आप चेक कीजिए कि रिलेशन में है कि नहीं, इसको हमें चेक करना है कि ये रिलेशन में है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि यहां पर 2 2 रिलेशन में नहीं है, है ना, 2 2 है नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं है बच्चा। ठीक है, अब फिर से 1 2 के साथ हम 1 1 को ले सकते हैं, सॉरी 2 1 के साथ हम लोग 1 1 को ले सकते हैं, है ना। तो यहां पर पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों बराबर है, इसको हम कैंसिल समझ लें, है ना। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बचता है वो बच गया 2 1। क्या बच गया, 2 1। और 2 1 को हम चेक करें तो 2 1 रिलेशन में है ना। चलिए, तो 2 1 के साथ 2 ऑर्डर पेयर हम उठा सकते थे, 1 2 और 1 1। 2 1 का भी काम खत्म। अब हम 1 1 को उठा के चेक करते हैं। तो देखिए 1 1 हम उठाते हैं तो इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, सॉरी 1 है। 1 1 में सेकंड एलिमेंट 1 है, तो 1 से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर सिर्फ इसमें एक ही है और वो है 1 2, है ना। सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर है 1 2। तो आपने देखा पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये बराबर है। इसको हम कैंसिल समझ लें तो हमारे पास क्या बचता है, बचता है 1 और 2। तो 1 2 एक ऑर्डर पेयर बना और इसको हम चेक करेंगे कि रिलेशन में है कि नहीं। तो डेफिनेटली रिलेशन में है, तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू रिलेशन। अब बताइए कि यहाँ पे ट्रांजिटिव हमने चेक किया और इसमें क्या चेक किया कि चेक करने के बाद हमें पता चला कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर का सेट मिला जो कि ट्रांजिटिविटी को फॉलो नहीं करता है ना। जैसे 2 1 और 1 2 रिलेशन में है, लेकिन 1 1 को कैंसिल समझ लें तो 2 2 रिलेशन में नहीं है। तो आपने क्या देखा, एक भी ए बी और बी सी के फॉर्म में जो ऑर्डर पेयर हमने रिलेशन से सेलेक्ट किया, अगर एक भी ऐसा ए बी बी सी का फॉर्म ट्रांजिटिव रूल को फॉलो नहीं किया तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। रिलेशन को ट्रांजिटिव होने के लिए सभी ए बी और बी सी के जो फॉर्म है, जो इसके फॉर्म में हम लोग ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करेंगे, उनसे जो ए सी बनेगा वो रिलेशन में होना चाहिए, है ना। मतलब ए बी बी सी के फॉर्म में जितने भी हम ऑर्डर पेयर रिलेशन से सेलेक्ट करेंगे वो सभी के सभी ट्रांजिटिविटी को फॉलो करना चाहिए। मतलब ए बी बी सी है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर एक भी ऐसा मिलता है जिसमें ए बी बी सी है लेकिन ए सी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना। तो ये जो कुल मिलाकर जो रिलेशन मिला हमें, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है बच्चा। चलिए, तो ये तो हम समझ गए, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे एक एग्जाम्पल है, इसे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास एक सेट है बच्चा, वो है सेट ए। इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। क्लियर है। और इसमें फिर से एक रिलेशन है R1 जो कि आइडेंटिटी रिलेशन है ना। इसको हम चेक करते हैं, ठीक है, कि आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है कि नहीं होता है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि अगर एक ही ऑर्डर पेयर है ए बी,
BC नहीं है, या फिर BC है AB नहीं है, सिंगल ऑर्डर पेयर है, AB और BC के फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव होता है। बात समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, यहां पर जो ऑर्डर पेयर है 1 1 है ना, अब इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 है। अब सेकंड एलिमेंट 1 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। हाँ, कब मिलेगा, जब हम इसी को दोबारा उठाएंगे। तो AB और BC ऐसे भी ले सकते हैं, है ना, यहां चेक कर सकते हैं, जैसे 1 1 है रिलेशन में, और इसी को हम दोबारा लिख दें 1 1, तो रिलेशन में तो है ना 1 1 1 1। तो यहां पर देखो, इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसको हम लोग कैंसिल समझ लें, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 1, और ये भी रिलेशन में है। तो या तो यूं समझ लो कि AB है ना, अगर AB है तो उसी को 2 बार लेके चेक करो, है ना, और अगर AB है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो AB है और BC नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। या तो आप इस प्रकार से चेक कर लो, लेकिन ये सिर्फ उसी कंडीशन में अप्लाई होता है जब फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट उस ऑर्डर पेयर का दोनों बराबर हो। अगर AB हो रिलेशन में, तो हम इसको 2 बार ले सकते हैं, कब, जब A बराबर B हो। ये ध्यान रखिएगा, ये कब ले सकते हैं, AB को 2 बार कब ले सकते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, कि जब A बराबर B हो, तब ले सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ AB है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है A और B, और BC नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कहेंगे, ये ट्रांजिटिव रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो इसी प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 2 और 3 3, इनके लिए भी BC नहीं है ना, या फिर इनको हम 2 बार ले, 2 2 को 2 बार ले, 3 3 को 2 बार ले, तो यहां ट्रांजिटिव रूल को फॉलो करेगा 1 1 की तरह, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। क्लियर? चलिए R2 को देखते हैं। R2 जो रिलेशन है, ये आपका सेट A पर डिफाइंड सभी रिलेशन के लिए यूनिवर्सल रिलेशन है ना। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो है, यहां पर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके 2 के अगर AB और BC के फॉर्म में हम ऑर्डर पेयर उठाएं, तो सभी पॉसिबल AB और BC ऑर्डर पेयर्स के लिए AC है इसमें, है ना। तो ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है ना, ये भी ट्रांजिटिव होता है। क्लियर है बच्चा, है ना, इसको याद रखिएगा। क्या बताया, अभी तक हमने 2 रिलेशन पढ़े। रिफ्लेक्सिव में क्या देखा था, आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक में भी आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है। इसी तरह रिफ्लेक्सिव में हमने देखा था कि जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक में भी यूनिवर्सल रिलेशन सिमेट्रिक होता है, और यहाँ ट्रांजिटिव में भी यूनिवर्सल रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, ठीक है ना। तीसरा रिलेशन इसमें आप देख रहे हैं एम्प्टी रिलेशन है, और एम्प्टी रिलेशन भी सभी रिलेशन होता है, एम्प्टी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और ट्रांजिटिव भी होता है। तो याद रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बच्चा, एक रिलेशन दे देगा, या तो आइडेंटिटी के फॉर्म में दे दे, या यूनिवर्सल रिलेशन के फॉर्म में दे दे, या एम्प्टी रिलेशन के फॉर्म में दे दे। तो ये तीनों रिलेशन ऐसे होते हैं, तीनों ही रिलेशन होते हैं। ये तीनों जो रिलेशंस है, आइडेंटिटी रिलेशन आपके, इसके बाद जो है यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, ये तीनों रिलेशन को फॉलो करते हैं। ये तीनों के तीनों रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं, और ट्रांजिटिव भी होते हैं। क्लियर? तो इनके बारे में क्लियर हो गया। अब चौथा रिलेशन R4 देखते हैं। R4 में हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो देखिए यहां पर AB तो है, लेकिन BC नहीं है। देखो 2 1 है, तो इसका सेकंड एलिमेंट जो B है ना, 2 से 1 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, ऑर्डर पेयर नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जो 2 1 है, AB तो है, AB तो है इस रिलेशन में, लेकिन BC इस रिलेशन में नहीं है। तो हमने क्या कहा था कि अगर AB मौजूद हो और BC ना हो, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। फिर हम आगे ट्रांजिटिविटी को चेक ही नहीं करते हैं,
ए बी है और बी सी नहीं है तो ट्रांजिटिविटी को चेक नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। इसी प्रकार से अगर बी सी है, मान लो कि ये वाला जो ऑर्डर पेयर है 3 1, इसको मान लिया कि बी सी है, ये है ना, तो बी सी है तो देखो यहां से इसका जो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 3 जो है किसी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट नहीं है, मतलब बीसी है और ए बी नहीं है तो भी हम क्या बोलते हैं कि ट्रांजिटिविटी इसके लिए चेक नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसको हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि अगर ए बी और बी सी के फॉर्म में ऑर्डर पेयर नहीं है तो हमें क्या देखना है कि ए बी है तो उसका बी सी है कि नहीं है। अगर बी सी नहीं है तो ट्रांजिटिव के लिए नहीं जाएंगे, डायरेक्ट उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। इसी तरह से बी सी है और ए बी उसके लिए नहीं है तो हम ए बी और बी सी नहीं करेंगे, ठीक ना, ट्रांजिटिव चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है। क्लियर है? चलिए, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, अब है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और ये रिलेशन क्या कहता है? ये रिलेशन कहता है बच्चा, a relation R on set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, R is symmetric और R is transitive। ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी भी रिलेशन R को इक्विवेलेंस रिलेशन हम तभी बोलेंगे जब वो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जब कोई रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो वो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हो गया? तो कोई भी रिलेशन जो तीनों रिलेशन हो, और रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए इस पर एग्जांपल देख लेते हैं बच्चा। देखिए एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक रिलेशन है R और वो सेट A पर डिफाइंड है। सेट A में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, है ना, और डिफाइंड इस प्रकार से है। देखिए डिफाइंड इस प्रकार से है, R में ऑर्डर पेयर है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है, ये चेक करना है ना। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन रिलेशन है, गिवन सेट है बच्चा, देखिए गिवन जो है वो है सेट A और इसमें एलिमेंट है आपका 1 2 3, ये आपका सेट है। इस सेट पर एक रिलेशन डिफाइंड है R और इसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1, ये है आपका। क्लियर है ना? अब इसे चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये आपका इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, अभी हमने पढ़ा, जब वो सिमेट्रिक होगा, है ना, और जब वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, तीनों होगा, तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस कहलाएगा। क्लियर? तो हम लोग चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। देखो जरा, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं? जितने भी एलिमेंट है सेट ए में, सभी का सेल्फ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होना चाहिए। चलो 3 एलिमेंट है सेट ए में, 1 का सेल्फ ऑर्डर पेयर 1 1 मौजूद है, 2 का सेल्फ ऑर्डर पेयर 2 2 मौजूद है, 3 का सेल्फ ऑर्डर पेयर 3 3 मौजूद है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? सेट ए में 3 एलिमेंट है, तीनों का सेल्फ ऑर्डर पेयर रिलेशन R में मौजूद है, तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है ना? अब हम सिमेट्रिक को चेक करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सिमेट्रिक में क्या चेक करते हैं बच्चा? सिमेट्रिक में हम लोग चेक करते हैं कि जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, सभी का रिवर्स ऑर्डर पेयर भी इसमें मौजूद होना चाहिए, है ना। तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहां पर 1 1 का रिवर्स खुद ही होता है, 2 2 का रिवर्स खुद ही होता है, 3 3 खुद ही का रिवर्स होता है, 1 2 का रिवर्स 2 1 होगा और 2 1 का रिवर्स 1 2 होगा। इसका मतलब इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं
सबका रिवर्स भी मौजूद है, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव। तो देखिए 1 1 2 2 और 3 3 के लिए हमें चेक नहीं करना है। अभी पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 1 1 है, ए बी है और 1 1 है, ठीक है ना, 2 2 है और 3 3 है, तो वो रिलेशन कैसा हो गया था? ट्रांजिटिव हो गया था। मतलब ए बी है और बी सी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तो 1 1 के लिए हमें आगे चेक नहीं करना है, 2 2 के लिए चेक नहीं करना है और 3 3 के लिए चेक नहीं करना है, क्योंकि ये सिर्फ ए बी का फॉर्म है, ए बराबर बी है, इनके लिए चेक नहीं करना है। हमें चेक करना है 1 2 और 2 1 को, है ना। तो 1 2 के साथ अगर आप उठाते हैं, देखिए यहां पर चेक कर लेते हैं। अगर हम 1 2 उठाते हैं तो इसके साथ कौन सा ऑर्डर पेयर उठा सकते हैं? 2 2 उठा सकते हैं या 2 1 उठा सकते हैं। अगर हम 2 2 उठाएं, है ना, 1 2 और 2 2 रिलेशन में है, तो यहां पर सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट को कैंसिल समझ लें, तो यहां पर क्या मिलेगा? 1 2, और 1 2 रिलेशन में है। इसी के साथ अगर हम 1 2 के साथ 2 2 1 2 के साथ 1 2 के साथ 2 1 उठा लें, तो आप देखिएगा कि यहां पर सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट को कैंसिल समझ लें, तो हमारे पास मिलेगा 1 1 और 1 1 रिलेशन में है। क्लियर है? इसी तरह से हम 2 1 को उठाते हैं, 1 2 का काम खत्म, अब 2 1 को उठा लीजिए। तो देखिए 2 1 को आप उठाते हैं तो 2 1 के साथ आप ले सकते हैं 1 1 को या 1 2 को। तो पहले 1 1 को हम ले लेते हैं, तो आप देखेंगे कि यहां पर सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट कैंसिल हो गया, तो बचेगा अपना 2 1, है ना, और 2 1 रिलेशन में है। अगर हम 2 1 के साथ 1 2 उठा लें, 2 1 के साथ 1 2 उठा लें, तो ये जो आपका सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट कैंसिल समझ लेते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2 2, और ये भी रिलेशन में है। तो हमने क्या देखा? जितने भी ऑर्डर पेयर ए बी और बी सी के फॉर्म में बने, वो सभी के सभी ट्रांजिटिविटी को फॉलो किए ना। 1 1 2 2 और 3 3 के लिए हम बाय डिफॉल्ट कहेंगे ट्रांजिटिव रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने अच्छी तरह समझा था। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर हैं रिलेशन आर में, और जो भी हैं ए बी और बी सी के फॉर्म में, वो सभी के सभी क्या है? ट्रांजिटिव रूल को फॉलो करता है। इसलिए ये जो रिलेशन है बच्चा, ये जो रिलेशन है आपका, ये ट्रांजिटिव भी है। बात समझ में आ गया? तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। तो क्लियर हो गया कि रिलेशन आर सेट ए पर डिफाइंड है इस प्रकार से, तो ये रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। आगे एक रिलेशन है, यहां हम फटाफट देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए यहां पर आपके पास एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3। R1 जो है आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, R1 आइडेंटिटी है, तो ये क्या क्या होगा? R1 आइडेंटिटी है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये आपका सिमेट्रिक भी होगा, और ये आपका ट्रांजिटिव भी होगा। हमने अभी बताया ना पीछे कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है, और जब तीनों होगा तो इक्विवेलेंस भी होगा। क्लियर है ना? क्लियर हो गया ना? यहां पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? ये क्वेश्चन तीनों है ना, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, है ना। तो इसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर जो R1 है वो तीनों है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसलिए ये जो रिलेशन है आपका, वो आपका क्या हो गया? ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया। क्लियर? अब चलो इसको देखो, ये जो आपका रिलेशन है R2, और R2 क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है सेट ए पर डिफाइंड सभी रिलेशन के लिए। तो हमने क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल रिलेशन
रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो जो रिलेशन तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, तो इक्विवेलेंस ही होता है ना। तो बच्चा ये रिलेशन भी आपका कैसा होगा, ये वाला रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो रिलेशन है आपका, ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये जो R2 है यूनिवर्सल रिलेशन सेट ए पर, वो आपका इक्विवेलेंस भी होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए R3 कैसा रिलेशन है? R3 जो है ये फिर से एम्प्टी रिलेशन आ गया, और इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंस होगा, समझे? और R4 को देखिए, R4 को चेक कर लेते हैं। देखिए R4 क्या है? अब ये सेट है आपका ये, अब इसे तीनों चेक करना है। क्या चेक करना है? हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव को, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, उसी तरह सिमेट्रिक चेक करेंगे इसके लिए, और हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, है ना। तो देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए ये जितने भी एलिमेंट्स है ना सेट ए में, सबका सेल्फ ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए। तो आप देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, 1 का सेल्फ ऑर्डर पेयर 1 1, 2 का सेल्फ ऑर्डर पेयर 2 2 और 3 का सेल्फ ऑर्डर पेयर 3 3। ये तीनों एलिमेंट्स का सेल्फ ऑर्डर पेयर है इसमें। तो बच्चा ये जो रिलेशन है आपका, ये आपका रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक को चेक करने के लिए क्या करना होता है? सिमेट्रिक को चेक करने के लिए हमें क्या देखना है कि इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबका रिवर्स भी इसमें है कि नहीं है ना। तो चलो 1 1 का रिवर्स खुद ही होता है, 2 2 का रिवर्स भी खुद ही होता है, 3 3 का रिवर्स 3 3 ही होता है, 2 3 का रिवर्स देखो 2 3 का रिवर्स 3 2 और 3 2 का रिवर्स 2 3। मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर इसमें हैं उन सभी का रिवर्स भी मौजूद है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव चेक करना है, तो देखो 1 1 2 2 और 3 3 के लिए हमें चेक ही नहीं करना है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। हमें चेक करना है 2 3 और 3 2 के लिए, है ना। तो इसका हम क्या करते हैं कि एक एक करके उठाते हैं यहां पर। तो चलिए 2 3 उठाया, बताइए 2 3 के साथ किसका किसका पेयरिंग कर सकते हैं? तो देखो 2 3 के साथ 3 3 ले सकते हैं या 3 2 ले सकते हैं। तो 2 3 के साथ अगर हम 3 3 लेते हैं तो इसका देखो सेकेंड और फर्स्ट ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा 2 3, और 2 3 रिलेशन में है ना। देखिए उसी तरह से 2 3 के साथ अगर हम 2 3 के साथ अगर हम 2 3 के साथ अगर हम लेते हैं 3 2 को, 2 3 के साथ अगर हम 3 2 को लेते हैं तो यहां देख लीजिए सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट को कैंसिल समझ लें, तो मिलेगा क्या? 2 2, और 2 2 रिलेशन में है, तो 2 3 का काम खत्म। 3 2 को देखते हैं, अगर हम 3 2 लेते हैं तो देखिए 3 2 को किसके किसके साथ पेयरिंग कर सकते हैं? 3 2 को 2 3 के साथ कर सकते हैं या 2 2 के साथ कर सकते हैं। तो 3 2 को पहले 2 2 के साथ लेते हैं, है ना। तो यहां देखिए सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट कैंसिल, तो बचा कितना? बचा 3 और 2, तो 3 2, 3 2 ऑलरेडी रिलेशन में है ना। अब 3 2 को हम लोग 2 3 के साथ लेते हैं, तो देखिए सेकंड और फर्स्ट कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 3 और 3, तो 3 3 मिलेगा, और 3 3 ऑलरेडी रिलेशन में है ना। तो हमने क्या देखा? जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी और बी सी के फॉर्म में हैं वो सभी के सभी ट्रांजिटिव रूल को फॉलो किया, है ना। और 1 1 2 2 और 3 3 ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव रूल को फॉलो करता है। तो इसका मतलब कि ये जो रिलेशन है वो आपका ट्रांजिटिव भी है ना। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। और आपको मालूम है कि जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो,
तो उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चा? तो इस प्रकार से हमने चारों रिलेशन को देखा है ना। स्पेशल रिलेशन के 4 रिलेशन हमने पढ़ा आज। क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और जब कोई तीनों हो तो वो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि स्पेशल रिलेशन का चौथा रिलेशन है। तो ये 4 रिलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, और बोर्ड एग्जाम में आपको इसी 4 से क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर रिलेशन से क्वेश्चन आएगा तो आज का लेक्चर ही काम आएगा, समझे ना। अगले क्लास में हम लोग, मतलब अगले लेक्चर्स में हम लोग रिलेशन पर, जितना रिलेशन पढ़ना था आपको वो सारा हमने पढ़ा दिया। थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया है विथ एग्जाम्पल। कल से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे, जैसे बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। तो आगे कुछ और हम क्वेश्चन करेंगे। रिलेशन को एक बार पूरी तरह रिवाइज कीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 4 रिलेशन से जो है ना बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके बच्चा, तो ठीक है, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बाय।